नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हम आपके सामने, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। और मैं अब तक इस खबर के कई सारे पहलुओं के बारे में आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, लेकिन आज मैं इस देश के करोड़ों नागरिकों की बात करूंगा। आज मैं इस देश के उन करोड़ों महिलाओं की बात करूंगा जिनकी जिनके परिवार की हैसियत अब मंगलसूत्र बनाने की रह नहीं गई है। आज मैं उन करोड़ों इन्वेस्टर्स की बात करूंगा जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, 2024 का लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई, उन्होंने निवेश करवाया, और तब से लेकर आज तक उन करोड़ों निवेशकों के पैसे डूबे हुए हैं। सोना आसमान छू रहा है, शेयर बाजार धड़ाम गिर रहा है, डॉलर और रुपए की बात मत कीजिए। लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या इस देश, ठीक है, वोट चोरी और बाकी सब चीजें कह लेता हूं, लेकिन क्या इस देश के सर्वोच्च ताकतवर पद पर बैठे व्यक्ति की दोस्ती इतनी भी गहरी हो सकती है कि इस देश के करोड़ों लोगों की चीखें और आहें उनको सुनाई नहीं दे रही? क्या कोई इस इतना भी कठोर हो सकता है? क्या कोई इतना भी निष्ठुर हो सकता है? याद दिलाऊंगा मैं 1857 की क्रांति। बिहार की धरती पर एक क्रांतिकारी हुए थे, उनकी एक गोली उनके हाथ में लग गई थी और ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में जहर फैल सकता है। तो उन्होंने कहा कि मां भारती के लिए मुझे लड़ना है, तो मैं अपना हाथ पहले समर्पित कर देता हूं, इससे पहले कि जहर पूरे शरीर में फैले। आज इस देश की हालत वही हो गई है। इससे पहले कि पूरा देश आप बेचने पर लगा दे या पूरे देश को आप खत्म कर दे, इससे पहले हमारे देश के लोगों को कोई ना कोई बड़ा फैसला करना होगा। एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। आप कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप हमसे सहमत है या नहीं सहमत है। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। इस देश को बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है और हो सकता है कि एक और बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़े। इसे आर्थिक झंझट कहा जाएगा। एलआईसी को बड़े तादाद में अडानी ग्रुप के शेयर खरीदवा दिए। कल 1.1 लाख करोड़ रुपया अडानी का डूब गया। 15% का सर्किट लगा था कल। अब 15% अगर मार्केट गिर जाए किसी कंपनी का तो 1.1 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, यह सवाल किसी ने भी नहीं पूछा। कल मीडिया की यह मेन स्ट्रीम खबर बनी क्यों नहीं? अमेरिका में एक केस अडानी के खिलाफ चल रहा है, अडानी के भाई के खिलाफ चल रहा है। दोनों भाइयों को अदालत वहां हाजिर करने के लिए सम्मन भारत सरकार को पिछले 14 महीने से भेज रही है। अदालत उन 14 महीने से सम्मनों को बार बार कोई कमी निकालकर वापस कर रही है। मजबूर होकर वहां की अदालत उच्च अदालत चली गई है। उच्च अदालत में एप्लीकेशन डाल दी है और जैसे ही यह खबर वहां छपी अखबारों में, वैसे ही शेयर बाजार धर धरा कर टूट गया और इसका खामियाजा पूरे देश के नागरिकों ने भुगता। अगर अडानी को अमेरिका गिरफ्तार करती है तो मोदी क्या करेंगे? और मोदी बचाने के लिए क्या अब ट्रंप से बात करेंगे या ट्रंप के घर पहुंचेंगे? ये 2-3 सवाल बड़े अहम है। संतोष जी, पहले तो यह जानना चाहूंगा कि खबर है क्या, ताकि दर्शक डिटेल में समझ सकें कि अगर अडानी का किला ढहा तो भारत की बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। बैंकों से लेकर एलआईसी तक ऐसी कोई संस्थान नहीं है जिसने अडानी एंड कंपनी को लोन दे न रखा हो। आपको याद है विजय माल्या चले गए, नीरव मोदी चले गए, कितने व्यापारी चले गए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार और उसका कोई गठजोड़ है, कोई सिंडिकेट है। अडानी को लेकर आपके पास क्या तथ्य हैं, क्या सबूत है? देखिए, भले बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बताऊं कि जो पूरा मामला है ये गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी से जुड़ा हुआ मामला है। इससे पहले एक दुख भी जता देता हूं कि जिस संस्थान में मैंने 3 साल से ज्यादा लंबे समय तक काम किया, आईएनएस, उसको तो पहले ही उसका एक मेजर पोर्शन जो था वो तो खरीद लिया था अडानी साहब ने। अब 100% अडानी साहब का वो मीडिया एजेंसी हो गई। तो एनडीटीवी के बाद आईएनएस भी और कई अन्य मीडिया संस्थानों पर उनकी नजर है, ये मेरी खबर है। और बहुत जल्द आपको ये दिखेगा कि कई अन्य मीडिया संस्थानों का अधिग्रहण करते हुए नजर आएंगे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र अडानी साहब। अब ये पूरे मामले को समझिए, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी। मैं इसको एक सिंपल शब्दों में समझाता हूं। एक व्यापारी, ठीक है, कांग्रेस के समय भी उनको बहुत सारी सहूलियतें मिलती रही। एक बड़े पत्रकार ने भी कैसे उनकी बड़ी खबर को दबाया उस जमाने में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मैं अपनी कई स्टोरी में उसका जिक्र कर चुका हूं। लेकिन अचानक गुजरात से आया हुआ एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है 2014 में। वो कहता है कि भैया मैं तो व्यापारी आदमी हूं, गुजराती आदमी हूं, पैसा कमाना मुझे आता है। लेकिन उसके बाद एक धड़ाधड़ टेंडर, ठेके, सब कुछ जो है उनके दोस्त अडानी साहब को मिलने लगते हैं। जो ठेके दूसरे के पास थे, शिव जी ध्यान से सुनिएगा, जो ठेके दूसरों के पास थे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जैसे मुंबई एयरपोर्ट, उसको इतना परेशान कर दिया गया जांच एजेंसी से कि वो भी अडानी को बेच के भाग गया। फिर आया कि मीडिया समूह पर कब्जा करना है। पहले इन्होंने एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, फिर एनडीटीवी पर नजर गई। एनडीटीवी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी खुंदक है। उनको बेचना नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती खरीदा गया, क्योंकि जांच एजेंसियों से परेशान किया गया। अभी पता लगा कि उनको एक राहत मिल गई है, बल्कि इनकम टैक्स विभाग को जुर्माना भी दिया गया। तो उनके कदम मीडिया में घुसे, फिर बिजनेस में, तो एयरपोर्ट, पावर सेक्टर, और पता नहीं कहां धीरे धीरे उनके कदम बढ़ते चले गए। आज बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस देश में सड़क बनाने के मामले में भी अडानी साहब दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है। तो अगर आपको अनावश्यक सड़क बनता हुआ नजर आए, कोई हाईवे बनता हुआ नजर आए जिसकी जरूरत नहीं है, तो आप मान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री साहब ये अपने दोस्त को तोहफा देने के लिए बनवा रहे हैं। फिर बैंकों का लोन, जबरदस्त लोन, जबरदस्त लोन, और एलआईसी जैसी संस्था से भी लोन दिलवा दिया गया। लोगों ने आरटीआई डाल के पूछा एलआईसी से कि भैया कितना पैसा दिया है आपने, तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो सूचना के अधिकार के तहत आता नहीं है, तो सीक्रेट बात है, ये तो व्यापारिक बात है, हम आपको बताएंगे नहीं। अब पैसा हमारा और आपका शिव जी, हम एलआईसी से पूछ रहे हैं भैया हमारा पैसा कहाँ लगाया तुमने, तो एलआईसी कह रहा है कि हम नहीं बताएंगे कि कितना पैसा लगाया, ये सब कुछ दे दिया। आपने विजय माल्या का जिक्र किया, एक दो और व्यापारी इस तरह से छोड़ के भागे हैं, जिनके सरनेम वाले में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, ये सब छोड़ के भागे हैं। उसमें और इनमें बड़ा फर्क क्या है? अगर गौतम अडानी गिरफ्तार होंगे, शिवजी मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, अगर गौतम अडानी गिरफ्तार होंगे या गौतम अडानी इस देश को छोड़कर भागेंगे, तो इस देश का पूरा जो आर्थिक ढांचा है वो चरमरा जाएगा। क्यों चरमरा जाएगा? एलआईसी का पैसा डूबेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूबेगा, पीएनबी का पैसा डूबेगा, और पता नहीं किन किन बैंकों का पैसा डूबेगा। और वो पैसा जब डूबेगा तो वो पैसा हमारा, और एलआईसी तो सबसे भयावह है। अब एक वारंट जारी होता है, एक समन दिया जाता है, सरकार उसको दबा के बैठ जाती है। अब मैं कहता हूं कब तक दबाएगी? आपको अंतरराष्ट्रीय नियमों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझ रखनी होगी कि सरकार कब तक उसको दबाएगी। अब आपने जिक्र किया कि कल शेयर मार्केट में 1.1 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मैं तो कहूंगा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अडानी कंपनियों के शेयर के जो रेट थे और अब जो रेट है वो देखें, और इतने पैसे डूबे, ये सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं डूबा, पूरे शेयर मार्केट को इसने नीचे लाने का काम किया। तो इस देश के करोड़ों निवेशकों के पैसे डूबे। ये मामला इतना ज्यादा खतरनाक है, इस मामले को अलग तरीके से सॉल्व भी किया जा सकता था। आप अडानी ग्रुप को जो कार्रवाई हो रही है, आप कार्रवाई होने देते, और साथ ही साथ उन पर इस बात का प्रेशर डालते कि वो जल्द से जल्द एलआईसी का पैसा दे दे, बाकी जो बैंकों से पैसा लिया गया वो पैसा दे दे, ताकि देश के आर्थिक रूप से चरमराने की नौबत नहीं आती। लेकिन मोदी साहब दोस्त पे ज्यादा मेहरबान है, और ये पूरा मामला बता देता हूं कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कहा जाता है, भारत द्वारा समन जारी करने के उसके अधिकार को चुनौती दे देने के बाद अमेरिका की एक संघीय अदालत का रुख किया है। आयोग ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों को दरकिनार करते हुए गौतम अडानी और सागर अडानी को उनके वकीलों, अमेरिकी वकीलों और ईमेल के जरिए नोटिस तामील करने की अनुमति दे। अब अमेरिका में अडानी साहब ने वकील रखा हुआ है, अमेरिका की अदालत ने नोटिस जारी किया, सरकार उसकी तामील नहीं करवा रही, चूंकि अब समझिए ना, ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस ही तो जाएगा। आप अंतरराष्ट्रीय नियमों को धत्ता बता रहे हैं। किसी भी देश की अदालत से कोई समन आया, आपको उसके पास पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आप भी ऐसा करते हैं। हमारे देश के भी कई अपराधी जब भाग के अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, हम वहां पर भी उनको प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वापस लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप समन तक रिसीव नहीं करने देते हैं, तो फिर वहां की एजेंसी को संघीय अदालत में जाना पड़ रहा है। और वहां सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि हेग कन्वेंशन के तहत जो समझौते के तहत जो नोटिस तामील होनी थी वो नहीं हो रही है, और इसलिए अब उनको ईमेल के जरिए
ये नोटिस भेजना पड़ रहा है। 14 महीने से वो कोशिश कर रही है और 14 महीने से भारत सरकार उस समन को गौतम अडानी साहब और उनके भतीजे तक नहीं पहुंचने दे रही है। ये अपने आप में एक तरह से बड़ी खबर है। और मैं फिर कह रहा हूं, अब देखिए आगे उन्होंने क्या हुआ। 14 दिसंबर 2025 को, ये जो पूरा 14 महीने की बात है, 14 दिसंबर 2025 को अमेरिका के एजेंसी को भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से एक पत्र लिखा गया, जिसकी तारीख 4 नवंबर थी। इन पत्रों में एक नया और अप्रत्याशित आपत्ति दर्ज की गई थी। इस पत्रों में एसआईसी की याचिका के साथ सबूत के तौर पर संलग्न किया गया है और इस पत्र में अमेरिका के एक नियम का हवाला दिया गया था। एसईसी की आंतरिक प्रक्रियाओं का नियम 5 भी, जो तय करता है कि एजेंसी परिवर्तन कार्रवाई कैसे शुरू करती है या मामलों को न्याय विभाग और स्व नियामक संस्थाओं को कैसे भेजती है। और इसके बाद जिस तरह से आपत्ति जताई, जिस तरह से उन्होंने भारत सरकार के मंत्रालय ने अमेरिका की एजेंसी के अधिकार पर सवाल उठा दिया। एजेंसी ने कहा कि इस आपत्ति का हेग कन्वेंशन से, अमेरिका की एजेंसी ने, हेग कन्वेंशन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हेग कन्वेंशन नोटिस तामील की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, न कि एसईसी के प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के मूल अधिकारों को। एसईसी ने जो कहा कि मंत्रालय का रुख, यानी भारत सरकार के कानून मंत्रालय का रुख ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एसईसी के पास हेग कन्वेंशन लागू करने या समन की तामील करने का अधिकार ही नहीं है, जबकि संबंधित नियम का हेग कन्वेंशन की प्रक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। और यह दूसरी बार है शिव जी, जब भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय यानी कानून मंत्रालय ने दस्तावेजों की तामील से इंकार किया है। पहली बार अप्रैल 2025 में इंकार किया था, तब मंत्रालय ने कहा था कि इन दस्तावेजों में मुहर और हस्ताक्षर नहीं। पहले इंकार किया कि मुहर और हस्ताक्षर नहीं है, फिर इंकार किया कि नहीं, आपको यह अधिकार नहीं है। और अब एक तरह से संघीय अदालत का रुख अमेरिका ने कर दिया। अमेरिका प्रशासन, अमेरिकी की सरकार बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि इस पर उनका रुख साफ है। और अब जरा सोचिए कि अगर सबसे पहली बात तो मैं भारत के दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका की अदालत भारत की अदालतों की तरह नहीं है कि यहाँ आप जजों के तुरंत ट्रांसफर कर देंगे। बहुत सारे जजों के यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है। तो वहां अगर अदालत का इस पर कोई कड़ा फैसला आता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए सबसे बड़ा शर्मिंदगी का सबब होगा शिव जी। अब शर्मिंदगी हो चाहे कुछ भी हो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या समझ में आ रहा है कि कैसे बचाया जा सकता है? भाई, अडानी ने क्या किया, अडानी ने कितने पाप किया, अडानी ने कितने सत्कर्म किए, अडानी जाने। लेकिन अडानी के गड़बड़ाने से इस देश का तो बंटाढार हो जाएगा, इस देश का तो भट्टा बैठ जाएगा। ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो विचार करना पड़ेगा। एक मैसेज से जब बाजार इतना टूट सकता है, और आप सोचिए अगर अडानी गिरफ्तार हुए तो क्या होगा, विचार तो करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है, क्या अडानी को बचाने के लिए देश को दांव पर लगा दिया जाएगा? मैं बड़ी सवाल है मेरा, बड़ा भयंकर। शिव जी, देश को तो दांव पे लगा दिया गया है। आप देखिए, कानून मंत्रालय या भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि इस कार्रवाई को रोक तो सकते हैं। कभी कहेंगे हस्ताक्षर नहीं है, कभी कहेंगे अधिकार नहीं है, कल को कहेंगे कि जी समय पर मिला नहीं, फिर कहेंगे कि जी खो गया, कहीं भेजना चाहते थे खो गया, कई सारे बहाने बना दे। लेकिन शिव जी, ये जो मामला एफआईआर दर्ज हुआ था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में दर्ज हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये मामला बढ़ता हुआ जा रहा है और आगे कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, इस कार्रवाई को वो रोक नहीं पाएगा। तो आज नहीं तो कल ये कार्रवाई होगी। और अब ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को सोचना है। देखिए, सवाल अब उससे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम वो बताते हैं जो आने वाले दिनों में सही साबित होते हैं। हमने तकरीबन 3-4 महीने पहले बताया था कि अडानी के साथ इस देश की अर्थव्यवस्था को ऐसा जोड़ दिया गया है कि अडानी अगर लड़खड़ाएंगे भी ना 1-2 सीढ़ी से, तो यहाँ शेयर बाजार धड़ाम गिरता हुआ नजर आएगा। गिरफ्तारी और वो तो बहुत दूर की बात है। अब या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों को टेक ओवर कर लेना चाहिए। उनकी जितनी संपत्ति है वो टेक ओवर कर लेनी चाहिए। एलआईसी और बैंकों समेत जितने बैंकों ने उनको कर्ज दे रखा है, तुरंत उन्हें अपने कर्ज की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, इससे पहले कि अडानी साहब या तो भाग जाए या उनको अमेरिका गिरफ्तार कर ले। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, आज इस बात को नोट करके रख लीजिए, अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा नोट करके रख लीजिए कि भैया अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, एलआईसी का पैसा डूबेगा, बाकी बैंकों का पैसा डूबेगा, शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा और फिर इस देश की अर्थव्यवस्था को
संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो खतरा हमारे सर पर आ गया है, और इससे पहले कि वो हमारा गला काटने के लिए आगे बढ़े, भारत सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्हें ऐसा करने के लिए कहना चाहिए। और अगर ये दोनों नहीं करते तो माफ कीजिएगा शिव जी, मोदी रहेंगे, मोदी हटेंगे, मोदी जाएंगे, मोदी बनेंगे, मोदी ने अच्छा काम किया, मोदी ने बुरा काम किया, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। मैं और आप भी, हम लोग भी तमाम स्टोरियां करते रहेंगे, आरएसएस बनाम बीजेपी, भागवत बनाम मोदी। लेकिन गंभीरता से मैं कहूंगा कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को, मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने 70 पेज की स्लाइड दी है, राजनाथ सिंह जब उनके अपने ऊपर आई तो कल वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने गए थे, तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन सब नेताओं को मिलकर बैठना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, कुर्सी रहेंगी, कुर्सी जाएंगी, चुनाव में आप जीतेंगे, चुनाव में आप हारेंगे, सत्ता में आप रहेंगे या विपक्ष में बैठेंगे, ये तमाम चीजें अलग बात है। लेकिन भैया ये सब कुछ तो तब करेंगे ना जब ये देश बचा रहेगा। किसके प्रधानमंत्री बनेंगे आप जब भारत देश ही नहीं बचा रहेगा? किस देश पर के जनता पर आप राज करेंगे जब भारत की जनता ही नहीं रहेगी? तो उनको फैसला करना चाहिए और मोदी पर दबाव डालना चाहिए कि अडानी ग्रुप की सारी संपत्तियों को जब्त करके जितनी जगहों से उन्होंने लोन ले रखा है उनकी रिकवरी की जाए, और फिर उन्हें कहा जाए कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सही है तो आपने अमेरिका में वकील रखे हुए, कानूनी तौर पर उनसे लड़िए, लेकिन अब आपको किसी भी परियोजना को चलाने के लिए भारत सरकार के किसी भी संस्थान से आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, और आपकी तमाम कंपनियों की जांच भी की जाएगी। सेबी में क्या हुआ, सेबी से बाहर आप क्या कर रहे हैं, शेयर बाजार में क्या कर रहे हैं, कंपनियां कैसे खरीद रहे हैं, किस तरह से आप लोन ले रहे हैं, और जो नए नए प्रोजेक्ट आप शुरू कर भी रहे हैं उसमें पता लगे कि आपने, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे 500 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो क्या वो 500 करोड़ रुपए पूरे खर्च किए, या आपने 250-300 करोड़ रुपए खर्च करके बाकी 150-200 करोड़ रुपए कहीं और लगा? इन तमाम चीजों की तमाम आरोप लग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आरोप सही है गलत है, लेकिन इन तमाम आरोपों की जांच होनी चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में इन तमाम आरोपों की जांच होनी चाहिए, इससे पहले कि अमेरिका अडानी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ जाए। शिव जी, अब अमेरिका आगे बढ़े या पीछे हटे, सवाल यह है कि भारत कहां डटेगा। पूंजी तो भारत की है, और आप ये भी मान लीजिए कि जो इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है तो अडानी वहां का बिना केस फाइनल करे कारोबार कर ले, ये भी आप नामुमकिन मान लीजिए। अमेरिका जैसे, कहते नहीं, गांव के सबसे बड़े दादा से भिड़कर आप गांव में कारोबार कर लो, ऐसा मुझे नहीं दिखता। क्योंकि लोगों को तो ये भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। ये तो अब सब समझ गए। प्रधानमंत्री जी अभी सनातन धर्म पर नहीं बोल पा रहे हैं, रोज शंकराचार्य जी और योगी आदित्यनाथ में द्वंद्व युद्ध जारी है। हालांकि आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 23 तारीख को बसंत पंचमी पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बड़ी जोरों पर थी, तो बसंत पंचमी तो निकल गई, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन क्या इस सब के पीछे कोई राजनीतिक दांवपेच है, या फिर अडानी के खिलाफ उस भ्रष्टाचार की जांच नायडू तक पहुंचेगी? देखिए ये बड़ा सवाल आपने पूछ लिया, बल्कि ये सवाल तो नायडू साहब भी बहुत परेशान है। सिर्फ ये इकलौता ऐसा सवाल है जो चंद्रबाबू नायडू को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज कर देता है। समर्थन वापस ले पाना अभी उनके लिए संभव नहीं है, कई सारी वजह होती है, कई सारी बातें होती हैं, लेकिन उन पर जो आरोप लगा है वो आंध्र प्रदेश के अधिकारियों से जुड़ा हुआ है, और उस जमाने का जुड़ा हुआ है जब वहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जगन मोहन रेड्डी की सरकार। चंद्रबाबू नायडू ये अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि अमेरिका में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर को आगे बढ़ाते हुए वो आंध्र प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज करके जगन मोहन रेड्डी को जेल भेजकर अपना पुराना राजनीतिक हिसाब किताब पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नायडू साहब को जेल भेजा था। लेकिन उनके हाथ बांध दिए हैं किसने? एक ही आदमी इस देश में, साहब ने हाथ बांध दिए कि नहीं 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 नहीं, अगर आप उसको छुओगे तो फिर भाई मेरे दोस्त पे भी बात आएगी। तो चंद्रबाबू नायडू तो शायद इस देश के इकलौते ऐसे राजनेता है, मैं कहूँ कि राहुल गांधी से भी बढ़कर, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता होती तो कुछ ना कुछ कर देते, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इकलौते ऐसे नेता हैं देश के जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में मौका भी है मामला दर्ज करवाने का, जिनके हाथ में मौका भी है जगन मोहन रेड्डी और गौतम अडानी और सागर अडानी को जेल भेजने का, लेकिन फिर भी वो मन महसूस कर रह जाते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके हाथ बांध रखे। अब आपने बात की जरा ये शंकराचार्य, और ये भी जरा मैं इसको भी स्पष्ट तौर पर बता देता हूं
कुछ सवाल लोगों को समझने चाहिए, कुछ सवाल लोगों को सोचने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया आर्मी जो ट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसको भी लोगों को समझना चाहिए। आप सवाल पूछते हैं कि भैया इन पे लाठियां क्यों बरसाई गई, इनके भक्तों पे लाठियां क्यों बरसाई गई, वो याद दिलाएंगे आपको अखिलेश यादव का जवाब। लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि अखिलेश यादव ने माफी मांगी, लेकिन आपको ये भी नहीं बताएंगे कि उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन आपको ये भी नहीं बताएंगे कि अखिलेश यादव ने अगर कुछ गलत काम किए, ये गलत काम है अगर शब्द में हटा देता हूं, तो जनता ने सबक सिखाया ना, चुनाव हरा दिया ना। कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किए तो जनता ने सबक सिखाया ना, इस देश के हिंदुओं ने चुनाव हरा दिया ना। अब हम ये पूछ रहे हैं कि भैया हिंदू लोगों के वोट पर सत्ता का सुख भोग रहे आप लोग, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, आपके राज में भगवा वस्त्र पहने एक शंकराचार्य पर इस तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? फिर आप हमें बताते हैं नियम, मैं दर्शकों को बिल्कुल सामान्य भाषा में बताता हूँ। फिर आप हमें बताते हैं कि नहीं जी नियम ऐसा था, कानून ऐसा था, भगदड़ हो जाती, भीड़ थी, ये थी वो थी। तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी एक बाबा भी शायद स्नान करने गए थे शिव, उससे ज्यादा तामझाम के साथ गए। क्या उनके तामझाम से भीड़ में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती? क्या उनके तामझाम से कोई दिक्कत नहीं हो सकती? अब तक तो हमें यह बताया जाता था कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, अब तक हमें यह बताया जाता था राष्ट्रवादी मुसलमान और आतंकवादी मुसलमान, अब हमें बताया जा रहा है गुड हिंदू और बैड, ट्रू हिंदू और झूठा हिंदू, राष्ट्रवादी हिंदू और राष्ट्र विरोधी हिंदू। इंतजार कीजिए शिव जी, मैं हमेशा कहता हूं कि अभी भी अगर नहीं संभले तो एक न एक दिन सबका नंबर आएगा। और मैं फिर कहता हूं, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कोई कितना भी बड़ा, उसके आगे आप हिंदू हृदय सम्राट लगा दीजिए, जो भी लगा दीजिए, अगर कोई मेरा सम्मान नहीं कर सकता, मेरे बोलने की आजादी छीन छीन रहा है, हमारी परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकता, तो माफ कीजिए, मैं उसको इस देश का नेता मानने को तैयार नहीं हूं। और ये अब इस देश के हिंदुओं को सोचना और समझना पड़ेगा शिव जी। चलिए हम दर्शकों पर छोड़ते हैं कि आप अडानी के कारोबार और अडानी को लेकर आपकी क्या राय है। क्या अडानी के तिलिस्म अगर गड़बड़ाता है तो उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष पाठक जी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।